बच्चों, मेरा नाम है CS शांतम गुप्ता और मैं हूं ऑल इंडिया रैंकर 42 और बनाना चाहता हूं आपको भी रैंकर, क्योंकि रैंकर साथ पढ़ेंगे तभी तो रैंकर बनेंगे। और मैं आ गया हूं आपके लिए आज कैप्सूल रिवीजन लेके, चैप्टर नंबर 11 जो न्यूली सिलेबस में ऐड हुआ है सीए इंटरमीडिएट के, उसका एक कैप्सूल रिवीजन जिसको हम लोग ट्राई करेंगे 30 मिनट्स के अंदर अंदर कवर करने का, पूरे के पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 379 टू सेक्शन 392 पूरा का पूरा पोर्शन कवर करेंगे और सारी की सारी चीजें वो भी पूरे डिटेल में। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए सीधे अपने चार्ट नोट्स की तरफ और करते हैं इस चैप्टर को खलास। आ जाओ सर। ओके तो सर चैप्टर नंबर 11 इस नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये चैप्टर शुरू होता है सेक्शन 379 से, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज बताई जाती है कि फॉरेन कंपनी क्या होती है। सर ध्यान से सुनिएगा, फॉरेन कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। जब मैं बोलता हूं प्लेस ऑफ बिजनेस, तो प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब ना आप सिर्फ फिजिकल प्लेस मत समझा करिए। प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब कोई भी ऐसी जगह जहां पर ये बिजनेस करती हो या बिजनेस रिलेटेड कोई एक्टिविटी करती हो, इधर अपने एजेंट के थ्रू या फिजिकल प्लेस पे या इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब तीनों चीजें, तीनों में से कोई भी एक हो। मतलब इसमें सारी कंपनियां आ जाएंगी जो अपने एजेंट के थ्रू इंडिया में बिजनेस करती हैं। मान लीजिए उनका सिर्फ एक शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस इंडिया में है, या एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस इंडिया में है, या एक ऐसा ऑफिस इंडिया में जो सिर्फ पेपर वर्क एक्सेप्ट करता है, तो भी वो इस हेडिंग में आ जाएंगी। साथ ही साथ कोई भी फिजिकल एस्टैब्लिशमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बिजनेस करता है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 379। सेक्शन 379 ये बता रहा है कि ये चैप्टर किसको अप्लाई होगा। ये बोलता है ये चैप्टर उसको अप्लाई होगा जो कि एक फॉरेन कंपनी है एज पर सेक्शन 242, मतलब वही रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करे या फिजिकली बिजनेस करे या एजेंट के थ्रू, एंड इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है। और उसकी जो इंडियन कंपनी है, मतलब उसमें वो जो कंपनी है उसमें एटलीस्ट 50% ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन प्लस इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट्स, या दोनों। ठीक है, मतलब क्या है, ये सेक्शन 379 है जो पूरा चैप्टर नंबर 22 है कंपनीज एक्ट का, ये आपको अप्लाई कब होगा, अगर आप एक फॉरेन कंपनी है और साथ ही साथ 50% आपका जो कैपिटल है वो ओन करते हैं सर या तो इंडियन सिटीजन या इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट या दोनों मिला के, तभी आप इस हेडिंग में आओगे 379 की। फिर आया सर सेक्शन 380। अब अगर आपके ऊपर ये चैप्टर 379 लग गया तो आपको सेक्शन 380 को कंप्लाई करना होगा, जिसके अंदर हर फॉरेन कंपनी को जिसके ऊपर ये चैप्टर लग गया एज पर 380 में आपको फॉर्म FC1 में इन 30 डेज जब से आप इंडिया में अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, आरओसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स भेजनी है आपको, जैसे कि अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपी, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो इंडिया के बाहर है, प्लस वो जो प्लेस ऑफ बिजनेस आप इंडिया में खोल के रखे हो उसका एड्रेस, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अगर कोई प्रीवियस ब्रांचेस आपने खोली हैं या बंद की हैं, जैसे मान लो फोर्ड कंपनी अगर अभी वापस इंडिया आ जाती है तो उसने प्रीवियसली अपना बिजनेस इंडिया में डिसकंटिन्यू किया था तो वो उसकी भी इंफॉर्मेशन देगी, प्लस डिक्लेरेशन दैट नो डायरेक्टर्स हैव बीन कन्विक्टेड। कि यहां पर ये चीज याद रखना, ये डिक्लेरेशन सिर्फ डायरेक्टर के लिए देनी है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए नहीं, कि कोई भी डायरेक्टर कभी भी इंडिया में कॉन्विक्ट नहीं बना है, मतलब उसको जेल नहीं हुई है, रिलेटेड टू PFM, रिलेटेड टू प्रमोशन फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अगर इन इंफॉर्मेशन में मान लीजिए कोई चेंज आता है, मान लीजिए कोई डायरेक्टर मरा गया, तो आपको फॉर्म FC2 में 30 डेज में सबमिट करना है आरओसी के पास। FC स्टैंड्स फॉर फॉरेन कंपनी, फॉर एनी टाइप ऑफ चेंजेस विच हैव हैपेंड इन FC1। दैट इज ऑल देयर इन सेक्शन 380। उसके बाद जाते हैं सर सेक्शन 381 में। सेक्शन 381 किस बारे में बात कर रहा है? इट इज सेम एज सेक्शन 129 क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेक्शन 381 बताता है कि एक फॉरेन कंपनी को कैसे स्टेटमेंट्स रखने हैं। सर एक फॉरेन कंपनी को भी बैलेंस शीट देना है, PNL देना है, नोट्स टू अकाउंट्स देना है, सब कुछ देना है। कब तक देना है? विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कौन से फॉर्म नंबर में? फॉर्म FC3 में। लेकिन इसके साथ उनको 3 चीजें और देनी है। क्या सर? रिपीट, R रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डिटेल, P कितना पैसा इंडिया में कमा के रिपैट्रिएट रिटर्न किया अपनी कंट्री में, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और T ट्रांसफर ऑफ फंड्स कितना पैसा इंडियन
ब्रांचेस से इंडिया के बाहर ट्रांसफर हो रहा है और बाहर से इंडिया ट्रांसफर हो रहा है, ये बताना है। ये इनकम टैक्स पर्पस के लिए काम आएगा। सर मान लीजिए अगर ऐसा है कि आपकी जो मेन कंपनी है, जो रजिस्टर्ड कंपनी है इंडिया के बाहर, मान लीजिए आपकी जो मेन ब्रांच है एप्पल की कैलिफोर्निया में, अब वो जो ब्रांच है वो क्या करती है, वो जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर बना रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इंडिया में फॉलो हो रहा है अप्रैल टू मार्च। तो आप क्या करेंगे, दो चीज़ें कर सकते हैं आप। एक, आप सीधे सीजी से परमिशन लेके, ठीक है, 2 साल तक आप कैलेंडर ईयर फॉलो करिए और 2 साल के अंदर आपको हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लाई करना होगा अप्रैल टू मार्च। या आप क्या करिए, इंस्टेंटली उस वो जो बाहर वाली है उसके भी स्टेटमेंट्स कन्वर्ट कर लीजिए अप्रैल टू मार्च में और हमारे पास सबमिट कर दीजिए। अंडर बोथ सर्कमस्टेंसेस जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड आप ले रहे हो उससे 6 महीना के अंदर FC3 जमा हो जाना चाहिए ROC के पास विद ऑल डिटेल्स, वरना पेनल्टी लगेगी सीधे बाद में जाके। एक 392 जो सेक्शन है पूरा होलसम पेनल्टी रखता है इस पूरे चैप्टर का, अलग अलग जगह पेनल्टी नहीं है, होलसम पेनल्टी है अंडर सेक्शन 392, एक बार में लगा देता है। ठीक है, 381 हो गया। अब आते हैं सर सेक्शन नंबर 382 में। 382 क्या बोल रहा है सर, आपको पहला पार्ट 382 का जो सेक्शन जो चैप्टर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट में भी है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो हर एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपकी इस कंट्री में है उसके बाहर आपके कंपनी का मेन नाम लिखा होना चाहिए, इंग्लिश में भी लिखा होना चाहिए और वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी लिखा होना चाहिए, आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज देयर। इसीलिए तुम कहीं पर भी जाओगे, इमेजिन एप्पल कैलिफोर्निया लिखा रहता है कि किस कंट्री के हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी नोटिसेस, बिल्स, इनवॉइसेस, लेटर हेड रहेंगे। अगर कंपनी लिमिटेड बाय कैपिटल है तो उसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है और फैक्ट की कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी है, ये उस पर लिखा होना चाहिए। तो 382 में 2 बातें दी हैं, एक नेम, एक लाइबिलिटी। फिर आया सर 383 इज सेम एज सेक्शन नंबर 20 जो कंपनीज एक्ट में था, सर्विस ऑफ नोटिस। अगर कोई नोटिस उस आदमी को दी गई है जिसको यहां पर रेसिडेंट की तरह माना गया था और फॉरेन कंपनी के ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर कोई नोटिस उसको एड्रेस करके दी गई है, हम लोग मान लेंगे कि प्रॉपरली एड्रेस्ड है और सही आदमी को दी गई है, सही आदमी के लिए। नेक्स्ट 383 हुआ। फिर आया 384। अब 384 क्या बोलता है, सेक्शन 384 क्या बोलता है? सेक्शन 384 4 एस्पेक्ट के बारे में बात करता है। सबसे पहला इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आपने पढ़ा है सेक्शन 71 कंपनीज एक्ट का। सेक्शन 384 बोलता है जो रूल्स अंडर सेक्शन 71 लगते थे नॉर्मल कंपनी को, वही सेम रूल्स लगेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर अंडर 384 एज वेल। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पूरी डिटेल ROC के पास सबमिट करनी है, सेम बुक्स बनानी है जो सेक्शन 1 to 8 में बनाई जाती है नॉर्मल कंपनी द्वारा अंडर FC4। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर FC3 है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर FC4 है। अब फॉरेन कंपनी को भी एनुअल रिटर्न करना है। अगर आपको नॉर्मल कंपनी का याद हो तो नॉर्मल कंपनी के लिए एनुअल रिटर्न 92 में आता है जिसको सबमिट करना होता है विद इन 60 डेज फ्रॉम AGM। लेकिन ये तो फॉरेन कंपनी है, इसका AGM तो इंडिया में होगा नहीं, तो इसका एनुअल रिटर्न सबमिट करना है विद इन 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 60 कॉमन है, बस इसका एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है और नॉर्मल कंपनी का क्योंकि AGM इंडिया में होगा वो 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ AGM है। अच्छा, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सब सेक्शन 203 में आते हैं, 203 to 206। ये सब आप CA फाइनल में पढ़ोगे। जो एक नॉर्मल कंपनी को अप्लाई होता है सेम फॉरेन कंपनी को अप्लाई होता है। सर तो यहाँ क्यों लिखा है? अगर आपको मैं सच बताऊं तो ये चैप्टर भी ना चैप्टर नंबर 22 है वास्तविकता में कंपनीज एक्ट का, और ये CA फाइनल में हुआ करता है, पर इंस्टीट्यूट ने इसको चैप्टर 11 बना के आपके इंटरमीडिएट में उतार दिया है, इसलिए इसमें कहीं कहीं पर फाइनल के भी रेफरेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद सर 2 सेक्शन है 385 और 386, वो भी मैं बता देता हूँ, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे 385 वाला सेक्शन ये बोलता है कि कोई भी फाइलिंग, ये जो FC1 हो रहा है, FC2 हो रहा है, फिर FC3 हो रहा है, आगे फिर FC4 भी आया, ये सारे फाइलिंग में जो भी फीस वगैरह लगेगी ना वो एज पर कंपनी रूल्स 2014 ही अप्लाई होगी। और फिर 386 क्या बताता है? 386 आपको बोलता है जब भी हम लोग, ये 386 इंटरप्रिटेशन बोल के एक्ट दिया हुआ है, वो पहली बात ये बताता है कि प्लेस ऑफ बिजनेस विल मीन एनीथिंग, जहां से भी धंधा हो रहा है, इवन अ शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस या शेयर ट्रांसफर ऑफिस, वो भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, किसी भी तरीके का धंधा। ठीक है, सर्टिफाइड वर्ड का मतलब बताता है ये सेक्शन। सर्टिफाइड मतलब कि ये चीज ट्रू कॉपी है,
हमेशा सर्टिफिकेशन कोई और करता है आपके लिए, और डिक्लेरेशन सेल्फ होता है कि आप ये चीज बता रहे हो, इट इज सेम इन कैपेसिटी ऑफ एन एफिडेविट। मतलब अगर डिक्लेरेशन गलत प्रूव हो गया तो आपको हम लोग कोर्ट बुला सकते हैं। आइए सर 387 पर चलते हैं। 387 ओके। 387 में क्या बता रहे हैं? 387, 88, 89 ये तीनों प्रोस्पेक्टस से रिलेट करते हैं। क्या एक कंपनी जो फॉरेन कंपनी है, क्या ये मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है? यस सर, सेक्शन 387 बताता है दैट अ फॉरेन कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस, पर उस प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी आपको पहले आरओसी को सबमिट करनी पड़ेगी। वो कॉपी शुड बी साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी एंड 2 डायरेक्टर्स। उसके साथ उसमें इंफॉर्मेशन भी आपको देनी है पम्मी की, ठीक है, पम्मी की इंफॉर्मेशन देनी है, वो नीचे बताऊंगा मैं आपको। पर अभी 387 में क्या बता रहा है कि जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, किस एक्ट के तहत आप बने हो इन द फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्री, एड्रेस बता दीजिए ऑफिस का जहां पर ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो आपका है ये हम जाके चेक कर सकते हैं, इंडियन ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए। फिर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस दिन आप इनकॉर्पोरेट हुए हो। ये जो पहले 3 डॉक्यूमेंट है ये प्रोस्पेक्टस में तभी देने हैं अगर अभी तक 2 साल नहीं हुए हैं इस कंपनी के ऑपरेशंस के, मतलब कंपनी ने अभी तक 2 साल से ज्यादा का अगर बिजनेस नहीं किया है तो ये देने की जरूरत है। मतलब अगर एप्पल कंपनी आज इंडिया आके अपने शेयर्स इशू करती है तो उसको सर ये नहीं देना होगा, सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और इनकॉर्पोरेशन की डिटेल देनी होगी। फिर आया सेक्शन 388 ये बताता है जैसे वहां पर भी था कि प्रोस्पेक्टस पे एक्सपर्ट का ओपिनियन होना मैंडेटरी है। सो प्रोस्पेक्टस व्हिच इज इशूड शुड कंटेन द एक्सपर्ट ओपिनियन, और ये बात भी लिखी होनी चाहिए दैट द ओपिनियन हैज नॉट बीन विथड्रॉन। जो क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल में भी दिया हुआ है वो है ये वाला, ठीक है, वो है ये वाला जो आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल में भी दिया हुआ है, वो है ये क्वेश्चन कि सर आप ये बताओ कि प्रोस्पेक्टस में कौन कौन सी डिटेल इंक्लूडेड होती है। तो जो प्रोस्पेक्टस की कॉपी है उसको साइन करना है चेयरमैन और 2 डायरेक्टर ने, और उन्हें डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं प्रोस्पेक्टस के साथ। अगर आपको याद हो हम लोग सेक्शन पढ़ा करते हैं 26, उसमें भी रहता है ना डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड हैज बीन सबमिटेड टू आरओसी। तो इनके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इनके डॉक्यूमेंट्स है पम्मी। क्या है पम्मी? पी पावर ऑफ अटॉर्नी की डिटेल्स। अगर कोई डायरेक्टर्स को ये पावर दी गई है ना साइन करने की, तो पावर ऑफ अटॉर्नी उन्हें दी गई होगी, तो पावर ऑफ अटॉर्नी की डिटेल। कोई अगर अंडर राइटिंग अग्रीमेंट किया है तो अंडर राइटिंग की डिटेल PU। M आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके साथ जो अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी डिटेल। E पम्मी EE अगर आपके कोई अनयूजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर उसकी डिटेल। और कंसेंट टू इशू द प्रोस्पेक्टस कि भैया एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट दिया है, फॉर एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट दिया है कि भैया आप मेरा लेटर प्रिंट करो। और प्रीसीडिंग में पम्मी में डबल ई आता है ना, एक ई से एक्सपर्ट का कंसेंट हो गया और दूसरे ई से प्रीसीडिंग ई होता है उसमें प्रीसीडिंग ईयर हो गया फॉर 2 ईयर्स। तो ये 387, 388, 389 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सर 390 एक ऐसी चीज है जिसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वो ADR GDR रिलेटेड है, और क्योंकि ADR GDR आपके नॉर्मल सिलेबस से भी हटा दिया गया है। अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूट के RTP में भी जो ADR GDR का सेक्शन है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का, उसको उन्होंने रिमूव करके रखा है सिलेबस से। तो फिर ADR GDR इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर हियर एज वेल। लेकिन इसमें ये जो सेक्शन 392 है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 392 बेसिकली क्या है? एक ब्लैंकेट पेनल्टी है। यस 392 इज अ ब्लैंकेट पेनल्टी। ये क्या हो गया यार, रुको, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी अपनी ही तरह है। ओके अरे यार
ओके नेक्स्ट। हाँ, तो 392 एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि 392 का जो सेक्शन है वो बात किस बारे में करता है, ध्यान से देखिएगा, वो बात करता है पेनल्टीज़ के बारे में। ये जो 392 का सेक्शन है बहुत ही गजब का सेक्शन है, बात करता है पेनल्टीज़ के बारे में। क्या बोलता क्या है सर, ध्यान से सुनिएगा। ये बोलता है कि अगर चैप्टर 22 का प्रोविजन कहीं पर भी वॉयलेट हुआ, इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी, तो पेनल्टी क्या लगेगी, 1 से 3 लाख कंपनी को लगेगी, ठीक है, 1 लाख मिनिमम, 3 लाख मैक्सिमम, प्लस कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट हुआ, ऐसे 30 डेज में FC1 देना था तो 50,000 पर डे लगेगी। और पहली बार पूरे कंपनी जाके आपके सिलेबस में ऑफिसर के लिए पेनल्टी कंपनी से ज़्यादा है, तो ऑफिसर के लिए मिनिमम होगा 25,000, मैक्सिमम होगा 5 लाख, उनका पर डे कुछ नहीं है। 393 बात करता है चैप्टर 22 नॉट कंप्लाइड, तो हाँ 393 बात करता है कि अगर आपने चैप्टर 392 मतलब चैप्टर 22 ये जो है फॉरेन कंपनी, इसके कोई प्रोविजन को वॉयलेट किया, लेकिन आपने किसी के साथ एक ट्रांजैक्शन किया है, मान लीजिए आपने FC1 टाइम पर सबमिट नहीं किया, लेकिन आप एक रॉ मटेरियल खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट में एक इंडियन के साथ एंटर कर चुके हैं, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड हो जाएगा? नहीं कहो सर, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, इवन अगर आपने अभी तक प्रोविजंस को वॉयलेट भी किया है तो भी वो वैलिड है। नेक्स्ट आया सर सेक्शन 394, MCA आपको कोई भी फॉरेन कंपनी या फॉर द टाइम बीइंग कोई फॉरेन कंपनी को या कोई इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग अ फॉरेन कंपनी को एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकता है इंडिया में बिजनेस करने से, और इस चैप्टर को ना फॉलो करने की एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकता है। तो सर अगर आप देखो 20 मिनट 25 मिनट के आसपास में हम लोग ने पूरा चैप्टर कवर कर दिया, सिर्फ इतना ही फॉरेन कंपनी आपके सिलेबस में है, तो डरने का नहीं, पढ़ने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज योर एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे, क्योंकि आप पसंद करते हो कंटेंट, तो आपको कंटेंट मिलता रहेगा और उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ये हमारा प्रॉमिस है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता, ऑल इंडिया रैंकर 42, आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू सो मच।